नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त एक बड़ी खबर कॉमनवेल्थ से जुड़ी हुई आ रही है। भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है। जेरेमी ने वेट लिफ्टिंग में ये गोल्ड मेडल जीता है और 67 किलो भार वर्ग में ये गोल्ड मेडल हासिल किया। आपको बताएं, जेरेमी ने रिकॉर्ड बनाते हुए 300 किलो वजन उठाया और सीएम मनोहर लाल ने उनको बधाई दी है। पूरे देश को उनके ऊपर नाज है, वो इस देश का गौरव है और उस देश का मान बढ़ाती हुई वो नजर आए। जेरेमी को बधाई और शुभकामनाओं का तांता लग गया है और वर्ल्ड लिफ्टिंग में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल एक बार फिर से भारत को जितवाया। आपको बताएं कि इस वक्त ये बड़ी खबर, जेरेमी पूरे देश का गर्व बनी हुई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा उनको बधाई और शुभकामनाएं देती हैं। इसी तरह से आप इस देश के लिए गोल्ड जो है भविष्य में भी लाती रहें। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम में एक और भारत को गोल्ड मिला। ये सीएम मनोहर लाल का ट्वीट आपको बता रहे हैं कि आपका ये जो प्रयास है इसको लेकर पूरा देश आपके ऊपर गर्व कर रहा है। हमें आपके ऊपर हमें नाज है। और इससे पहले भी एक गोल्ड मेडल जो है वो हरियाणा की धरती से जीता गया था। पूरा देश जो है वो इस वक्त गोल्ड मेडल जीतने की खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है। 67 किलो भार वर्ग में ये गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया है। और उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करा, उन्होंने कहा कि आप हमारे देश का गर्व हैं, गौरव हैं और तमाम देशवासी जो हैं आपको बधाई दे रहे हैं। तो उधर गुरुग्राम में एसटीएफ ने विधायक को धमकी देने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है और एसटीएफ ने जानकारी देते हुए बताया है कि धमकियां देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में पाकिस्तान के नंबर से विधायक को धमकी दी गई थी और पहले मुंबई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी निशानदेही पर बाकी के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और धरपकड़ की गई। आरोपियों से 34 मोबाइल, 57 सिम कार्ड और 73 एटीएम कार्ड के साथ साथ 24 पासबुक और 3 डायरियों के साथ एक कार भी बरामद हुई है। और एसटीएफ अधिकारियों ने यह भी बताया है कि कई नंबर पाकिस्तान के हैं, जिनमें से कुछ सिम मिडिल ईस्ट कंट्री के बताए जा रहे हैं। मामले में आगे लगातार कार्रवाई की जा रही है और पुलिस पूछताछ कर रही है। ये बात मैं कहना चाहता हूं, ये टोटली ये ना तो कोई टेरर का मॉड्यूल है, ना कोई क्रिमिनल गैंगस्टर का मॉड्यूल है। ये सिंपली ऑर्गेनाइज्ड फिनेंशियल फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं। जैसे ये इनका शुरुआत में तो काम यही था कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति का जो कॉल करके लोगों को ठगी करते थे, उसी के चलते हुए इन्होंने ईस्ट बेल्ट में इन क्रिमिनल्स के नाम चल रहे थे, इनके यूज करके एक्सटॉर्शन कॉल करो तो कुछ तो मिल ही जाएगा और कुछ मिले भी हैं, कुछ है। बिकॉज वो डायरी हम एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो काफी, ये ऐसे नहीं कि ये तो संवेदनशील ऐसे हो गया कि बिकॉज ये जनप्रतिनिधि के को धमकी मिला तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया। हो सकता है इसमें जो मिडिल लेवल, बीच के लेवल के जो डॉक्टर्स है, बिजनेसमैन है, इनको भी अभी धमकी देते रहे होंगे, पैसा लिए होंगे ज़रूर। बिकॉज हमने जब बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए, काफ़ी ऐसे 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऐसे डिपॉजिट पूरे देश प्रदेश से ये डिपॉजिट होते रहे। सो इसका कई लोग विक्टिम्स है। हमने तो एक मॉड्यूल का एक लेग को ही हमने पकड़ा है, ठीक है ना। सो जो 6 लोग हमारे जाल में फंसे हैं और हमारे विधायकों को जो धमकी दिया है, इनको ही हमने पकड़ा है। विधायकों के नाम से लेके, नंबर से लेके, एसेट डिटेल्स तक, बिकॉज इनको आजकल ऑनलाइन डिक्लेयर करना होता है सब कुछ। उधर फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में किराएदार से किराया मांगने पर मकान मालिक और बीवी को पीटने का मामला निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल आपको बताएं, किराएदार राजू और उसके करीब 1 दर्जन साथियों ने मिलकर मकान मालिक प्रवीण कुमार के साथ मारपीट की। इसके बाद घायल ने अपने प्राथमिक उपचार के लिए MLR कटवाने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी है और वहीं पुलिस सब कार्रवाई करती हुई नजर आई। नतीजा ये रहा कि आरोपी ने पुलिस को शिकायत देने के बाद शिकायतकर्ताओं को फिर से उसी के घर पर जमकर पीटा और जाकर वहां पर पीटते हुए नजर आए। और इस मारपीट की फिर शिकायत जो है प्रवीण ने पुलिस को की है और कई गंभीर चोटें आई। घटना के बाद रविवार को फिर घायल को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पीड़ित का इलाज चल रहा है। कोई राजीव कॉलोनी में रहने वाला आदमी है, परवीन नाम से और विजय, इसके साथ मारपीट हुई है। कल इसने दारू पी के उनसे कुछ बोलचाल की होगी, उन्होंने पीटना शुरू किया
कल इतनी चोट नहीं थी, लेकिन जब यहाँ से मेडिकल करा के गया तो फिर 7 बजे इसको मारा है, और मारा को तसल्ली से, काफी ज्यादा चोटें हैं इसको। मारा ढंग से 20 आदमी ने मारा, घर में घुसरी में। कौन थे? उन्हें तो ना जानू, पर राजू है, जानू ने बुलाए। राजू कौन है? पड़ोसी है, पहले मेरे घर में किराए पे रहे जी। तो रंजिश थी कोई, किस लिए मारा? तो मुझे तो चले ही ना है जीवान, तो जानते ही मारे को तो सिस्टम में जाके दिल में लेके कहाँ चल लो कहाँ ना चल लो, मुझे यह बात तो ना। कोई लेन देन था? हाँ, 6000 रुपया वापस चाहिए रेंट के मुँह पे। तगादा किया वो मेरे फोन पे करो वापस। तगा तो फोन पे चाहिए भाई, हमें पैसा। बहादुरगढ़ में नागरिक अस्पताल के सामने प्राइवेट एम्बुलेंस चालक आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं और इस दौरान सरकारी अस्पताल के सामने सड़क पर प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों में हाथापाई हुई है और जमकर लात घूंसे चलते हुए नजर आए। दरअसल सड़क दुर्घटना में मारे गए एक श्रमिक के शव को उसके परिजन बिहार पैतृक के गांव ले जाना चाहते थे और उसका अंतिम संस्कार वहां करवाना चाहते थे। इस संबंध में जब अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर खड़े प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों से बात की गई तो उन्होंने 44,000 रुपए के किराए की मांग की और परिजनों ने तुरंत बाहर से किसी एम्बुलेंस चालक को बुलवा लिया, जो 28,000 रुपए में शव को बिहार ले जाने के लिए राजी हो गया। और जैसे ही बाहर से आई एक एम्बुलेंस अस्पताल के गेट के सामने पहुंची तो अस्पताल के बाहर खड़े तमाम निजी एम्बुलेंस चालकों ने उसके साथ हाथापाई करना शुरू कर दी और बात मारपीट पर जाकर पहुंचती नजर आई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और आगे की तफ्तीश में पुलिस लगी हुई है। श्रमिक मोदी है, कोई जीबीएम कंपनी बहादुरगढ़ में वहाँ पर काम करता था और इसका नाम जितेंद्र था, जितेंद्र सनोप नागेंद्र, सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला था। और ये अपने चाचा के साथ टिकरी बॉर्डर पर ये किराए पर रहते हैं वहाँ पर, और ये ड्यूटी खत्म करके साइकिल से जा रहा था। एक ये हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी की डिपो से बस है, उसके चालक ने इसको टक्कर मार दी जिससे कि मौके पर मौत हो गई थी। फरीदाबाद के सोना रोड स्थित झुग्गी और खोखा तोड़ने के विरोध में लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। आपको ये बताएं कि बीते कल यानी कि अचानक से झुग्गियों के आसपास बने खोखों को तोड़ा गया और इसके चलते सैकड़ों परिवार बेघर होते हुए नजर आए और कुछ लोग इससे बेरोजगार भी हुए। इससे लोगों का विरोध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है और सोहाना रोड जाम कर दिया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब माफियाओं के इशारे पर यहां तोड़फोड़ की जा रही है ताकि शराब माफिया ठेके के साथ गुरुग्राम की तर्ज पर ठेका और अहाता बना सके। फिलहाल प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यह मांग की है कि उनकी झुग्गियों और खोखों को वहीं रहने दिया जाए और वरना इसकी कीमत जो है वो आगे भुगतते हुए नजर आएंगे। हमने यही जीना सीखा है और हम यहीं मरते नजर आएंगे। गरीबादियों को उजाड़ा जा रहा है और इनको जो काफी टाइम से यहाँ रह रहे थे लोग, तो इनको एजीपी रहने दिया जाए तो पहले बताना चाहिए था तोड़ने से पहले। इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और तोड़ दिए थे। दर्शन करने का मेन हमारा मकसद यही है, जो गरीब लोग हैं जैसे हम लोग हैं और इन्हों का जो सारा तोड़ दिया है, झुग्गी या कोई भी दुकान किसी ने खोल रखी है या किसी ने खोखा खोल रखा है। हमको बहुत टाइम हो गया है, यहाँ पे 15 साल हो गया है जिससे हमारा रोजगार चलता है। ठीक है, हमारे घर की रोटी इसी से चलती है। आज ये अगर तोड़ देते हैं, उससे ये बोलते हैं कि भैया एमसीएफ वालों ने तोड़ा है या हुड्डा वालों ने तोड़ा है, तो उसका पहले कोई वो होना चाहिए ना, लेटर वगैरह का, भैया ये वहां से लेटर आया है। आज के आधुनिक युग में भी दहेज के दानव अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं और झज्जर के बागपुर गांव में एक विवाहित ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर फांसी का फंदा ही लगा लिया और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के पिता राजेश के बयान पर विवाहित के पति सहित सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया गया। मृतका ज्योति के पिता राजेश ने पुलिस को यह शिकायत में कहा है कि ज्योति के ससुराल में दहेज के लिए लगातार उसको प्रताड़ित किया जाता था और दहेज की मांग लगातार की जाती थी। उसका पति अजीत व सास ससुर उसके साथ लगातार मारपीट किया करते थे और इससे तंग आकर ज्योति ने घर के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया। कल दिनांक 30/7/22 को थाने में सरपंच बागपुर का फोन प्राप्त हुआ कि मेरे पड़ोस में एक महिला ने फांसी लगा ली। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां पर राजेश सन्नोफ दिसंबर गांव वासी खरकोदा ने मुलाकात होकर एक दरखास्त दी।
कि मैंने मेरी लड़की की शादी 2014 में, दिसंबर 2014 में अजीत वासी बागपुर के साथ। उधर बहादुरगढ़ में एक जिंदा बुजुर्ग को प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है। दरअसल बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया और इसकी वजह से बुजुर्ग की पेंशन बंद हो गई और बुजुर्ग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ के केरा मोहल्ला के रहने वाले बुजुर्ग मोहनलाल और उनके बेटे 5 महीने से पेंशन बहाली को लेकर अधिकारी कार्यालय के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का समाधान होता नजर नहीं आया है। मैं भी जिंदा हूँ और मेरी इतनी उम्र है, 100 साल के करीब है, और अधिकारियों से मैं कई दफा मिल चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं है वैसे। और मैं गरीब आदमी, मैंने कर्जा देना है लोगों का, कैसे दूंगा मैं वैसे कि आप यानी कि मर चुके हो वैसे। जिंदा आदमी को मरा हुआ दिखा, हाँ मरा हुआ दिखा दिया, जिंदा आदमी को मार दिया वैसे। मुझे ऐसी पेंशन की जरूरत है, मारो मत मुझे वैसे। झज्जर में एप्लीकेशन में लिख कर देकर आया था, उन्होंने कहा था 1.5 महीने में हो जाएगा। उस बात को भी 2 महीने से ज्यादा ही हो गया जी। और मेरे हिसाब से कोई एप्लीकेशन वहां रखी रखाई रहेगी या क्या है क्या नहीं, कोई सुनवाई नहीं है जी। वैसे कहने का मतलब पता नहीं कब से ले रहे हैं जी। छोटे से हम जब बुढ़ापा पेंशन जब स्टार्ट हुई थी तब देवीलाल जी के राज में, तब से ले रहे थे जी। 100 रुपए से स्टार्ट हुई होगी, तब जो मिल रही है वो कहने का मरा हुआ घोषित बता दिया और बंद कर दीजिए। आज 5वां। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हर खबर के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात अंबाला की करेंगे। अंबाला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल कार्यक्रम यमुनानगर में सीएमओ डॉक्टर मनजीत सिंह पहुंचे और इस दौरान भारत में फैल रही बीमारी मंकी पॉक्स के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया है कि यमुनानगर में मंकी पॉक्स की अफवाह है और वो अभी तक पुष्टि नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी आइसोलेशन वार्ड में 2 बच्चे एडमिट हैं और इनकी उम्र 2.5 और 1.5 साल है और उन बच्चों को करीब 12 से 13 दिन से बुखार आ रहा है और शरीर के ऊपर चकेते पड़ने लगे। फिलहाल बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में रख दिया गया है और प्रोटोकॉल के तहत उनका लगातार इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स को लेकर हाई अलर्ट है और संदेह के आधार पर उनका सैंपल एम्स दिल्ली जमा करवा दिया गया है। जब तक रिपोर्ट वहां से कंफर्म नहीं आ जाती है तब तक उन्हें आइसोलेशन में ही रखा जाएगा। मंकी पॉक्स के बारे में उन्होंने देखा तो उनको थोड़ा डर लगा और उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम में फोन किया। एम्बुलेंस उनको सिविल अस्पताल यमुनानगर ले आई
मैं तुरंत वहाँ पहुंचा, मेरी टीम वहाँ पहुंची, हमने एग्जामिन किया, हमने लोगों की सलाह ली, हमने स्टेट बॉडी की सलाह ली, हमने IDSP की टीम की सलाह ली, मैंने अपने जितने सर्कल में जो मेरे स्किन वाले डॉक्टर्स थे उनसे सलाह ली, प्राइवेट के स्किन डॉक्टर को बुलाया क्योंकि हमारे पास सिर्फ जगाधरी इंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में कोई स्किन स्पेशलिस्ट सरकारी सेवाओं में नहीं है, तो एक प्राइवेट स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और बच्चों को एहतियातन आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनका इलाज एज पर प्रोटोकॉल जो चलना चाहिए वो चल रहा है। उधर देश भर के अंदर धूमधाम के साथ हरियाली तीज का त्योहार मनाया गया है और इसी कड़ी में प्रदेश में हरियाली तीज धूमधाम से मनाई गई है और 6 तस्वीरें आपको हम इस टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भिवानी की है, जहां अग्रसेन महिला मंडल में स्थानीय खाकी बाबा के पास तीज पर्व के मेले का आयोजन किया गया और मेले में स्वदेशी सामानों का स्टॉल भी लगाया गया। दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो झज्जर की है, जहां गांव सिलानी में हरियाली तीज के मौके पर गांव की महिलाओं ने हरियाणवी परंपरागत वेशभूषा में जमकर नृत्य किया है और अपनी खुशी का इजहार किया। जबकि करनाल में मेयर संघ महिलाओं ने हरियाली तीज का भी त्योहार मनाया है और कैथल में भी महिलाओं ने हरियाली तीज का बढ़ावा दिया है और धूमधाम से मनाती नजर आई। सोनीपत में राई में विधायक मोहनलाल बड़ौली के आवास पर भी इस तीज के कार्यक्रम को मनाया गया, जिसमें विधायक की पत्नी गीता के नेतृत्व में आसपास की महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। छठी तस्वीर आप नारनौल की देख रहे हैं, जहां पर महिलाएं जो हैं वो हाथों में मेहंदी लगाकर और तीज के त्योहार को मनाती हुई नजर आ रही हैं। उधर कुरुक्षेत्र के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया ने पदभार संभालने पर अपराधियों को खबरदार करने की हिदायत दे दी है और लोगों को कहा कि पुलिस से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा और कहा कि नशा तस्करों पर नकेल कसने के अलावा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन लगातार काम करता हुआ नजर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम पर भी हम नजर रखेंगे और साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जाएगा। ट्रैफिक की समस्या पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि व्यापार मंडल और अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इसका समाधान निकाला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में एसएसपी ज्वाइन किया है और जैसी जो चैलेंजेस हैं जो जनरली पुलिस डिपार्टमेंट के रहते हैं उन सभी को जो है एक बार स्टडी करके क्या क्राइम पैटर्न है और कैसे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल उसका कैसे बेस्ट उसको यूटिलाइज किया जाए, जितनी मैन पावर है और रिसोर्सेज हैं। बाकी क्राइम का जो पैटर्न है वो एक बार देख के उस हिसाब से स्ट्रैटेजी सभी SHOs और जो हमारे गस्टडी अफसर्स हैं उनके साथ मिलके। उधर हिसार के उकलाना क्षेत्र में अधिक बारिश होने से नरमा की फसल जो है वो खराब हो चुकी है और किसानों ने जल्द से जल्द इसको मुआवजे की मांग करते हुए नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि पिछली बार भी अधिक बारिश होने से उनकी फसल खराब हो चुकी थी और उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। इस बार भी अधिक बारिश होने से हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है और हम सरकार से मुआवजे की दरखास्त कर रहे हैं। प्रशासन से गुहार लगाई है किसानों ने कि जल्द से जल्द हमारा मुआवजा दिलवाया जाए और किसानों का यह भी कहना है कि इस बार तो पशुओं के लिए बिजाई किया गया है और हरा चारा भी नष्ट होने की कगार पर है। आलम तो यह है कि चारा पहले कटाई करके चारपाई पर रखा जाता है और फिर उसे वहां से घर तक ले जाया जाता। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की सुनवाई करे और खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए। बारिश बहुत ज्यादा हो चुकी है, हमें बाड़ी में तो कितने बचे भी नहीं, बाड़ी तो सारी बड़के राख होगी। डांगरा चारा भी देख लियो आप, पानी ऊपर पड़ा है। डांगरा संभालनी कोई खेती की संभालनी, सरकार ना तो फसला मुआवजा दे रही ना ही 15-15 इस पर खर्चा कर दिया। बता जमींदार कड़ा जेल लगा। जिला हिसार के उकलाना क्षेत्र में अधिक बारिश होने से नरमा की फसल खराब हो चुकी है। इस वक्त हम पावड़ा किनाला आदि गांव में पहुंचे हैं और देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस प्रकार से ज्यादा बारिश होने से जो नरमा के खेत है उनमें 2 से 3 फुट तक पानी खड़ा है और फसलें खराब हो गई है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का यह भी कहना है कि पिछली बार उनकी जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा भी अभी तक उन्हें नहीं मिला और इस बार की फसल भी उनकी खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि पशुओं
के लिए बिजाई किया गया चारा भी खराब हो चुका है और धान की फसल को छोड़ करके तमाम फसलें जो है वो खत्म होने के कगार पर है। प्रशासन और सरकार से गुहार लगाते हुए किसानों की एक ही मांग है कि तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा। उधर रतिया में शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर सैकड़ों किसान लामबंद हुए हैं और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। किसानों ने यह ऐलान किया है कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की अहम मांगों को पूरा नहीं कर देती है तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। किसानों ने आगे कहा कि शहीद उधम सिंह जैसे शहीदों को बताए मार्ग पर हम लगातार चलते रहेंगे और उन्हीं के मार्ग पर आगे हम चल रहे हैं। आपको बताएं कि बेक्यू खेती बचाओ के प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाला के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया है। शहीद उधम सिंह हमारे देश के एक महान सपूत थे। उन्होंने जो करके दिखाया वो हमारी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने अधिकारों के लिए या अपने सम्मान के लिए अपने अंदर आग कैसे जलाकर रखी जा सकती है। और उन्होंने 21 साल बाद भी अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। जिन लोगों ने देश के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी उसका बदला उन्होंने लंदन जाकर 21 साल बाद लिया। आज का कार्यक्रम जो है कि जहां शहीद को नमन करके लौंगोवाल ने जो कि गैर राजनीतिक पार्टियां का इकट्ठ हो रहा है, वहां शहीद को नमन करने के बाद जो आगे की रणनीति है उस पर भी विचार किया जाएगा। उधर खबर नूह से आ रही है जहां 75 साल के इंतजार के बाद मेवात का रेल की सौगात मिलती हुई नजर आई है और रेल नेटवर्क का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 20 साल से मेवात में रेल लाइन नेटवर्क को लेकर सरकार द्वारा वादा लगातार किया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत राव बीते 15 साल से मेवात के लोगों को रेल लाइन नेटवर्क का भरोसा दिलाते नजर आ रहे थे, जो पूरा होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद लोगों को काफी खुशी महसूस हो रही है और लोग जो है वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। उधर बात गुरुग्राम की करेंगे जहां रेसिडेंशियल इलाके में डीपीटीपी विभाग की कार्रवाई करते हुए 300 दुकानों को सील कर दिया गया है और मामला साइबर सिटी के पॉश इलाके डीएलएफ फेज 3 का बताया जा रहा है, जहां पर डीटीपी विभाग की लगातार शिकायतें मिल रही हैं और फेज 3 के यू ब्लॉक में बड़े तौर पर मकानों में दुकानदार बनाकर नियमों का अवहेलना करते हुए नजर आ रहे थे और इसके बाद डीपीटी विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर दिया है और उसके बाद दुकानें खाली करवाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद कार्रवाई कर 300 अवैध दुकानों को सीज किया गया है और इसके लिए नियम विरुद्ध 80 से ज्यादा जनरल स्टोर, सैलून शॉप और तमाम दुकानें वहां पर मौजूद थी, जिसको लेकर अधिकारी बंद करवाते और सील करवाते हुए नजर आए हैं। ये हम डीएलएफ यू ब्लॉक में हैं और पर्टिकुलरली U16 एक लेन है। यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके ग्राउंड फ्लोर पर सारी कमर्शियल शॉप्स बनी हुई हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। कोई बार्बर शॉप है, कोई सैलून है, कोई क्लिनिक है, इस तरह से अलग अलग शॉप्स बनी हुई हैं। तो ये जितना भी एरिया है दोनों तरफ सड़क के, ये रेजिडेंसीज के लिए है, ओनली फॉर द रेजिडेंसीज, कैन बी यूज फॉर द रेजिडेंसीज। इसमें कमर्शियल एक्टिविटी इज नॉट अलाउड और अगर कोई कर रहा है तो ये सारी इलीगल है। नन ऑफ द रेजिडेंट इन द कंप्लीट यू ब्लॉक हैज अ परमिशन। इतना ही ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।